Hello students, let's continue the remaining portion of second chapter Physical Features of India. In the last class we discussed about the Northern Plains, different divisions of Northern Plains like Ganga Plains, Brahmaputra Plains, Indus Plains or Punjab Plains, etc. And then we classified the Northern Plain into Babur, Tarai, Bangar, Khadar, etc. In today's session, we will discuss about the remaining physiographic divisions like Peninsular Plateau, the Indian Desert, the coastal plains, and the islands. So first, we will start with third physiographic division, the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is stable land composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो टेबल लैंड टाइप है. जिस तरीके से टेबल ऊपर से फ्लैट होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो भी फ्लैट है. ठीक है. ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बना हुआ है? ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है. और अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? आग्नेय और कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि जब लावा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी से जब लावा बाहर निकलता है तो उसके ठंडा होने से आपकी इग्नियस रॉक्स बनती हैं. ठीक है. व्हेन लावा कन्वर्ट इनटू सॉलिडिफाइड फॉर्म, दिस इज़ नॉन एज इग्नियस रॉक. तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये आपके इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. और जब मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर इरोजन होता है, यानी कि वो जब टूटती हैं तो टूटने के बाद उसके सेडिमेंट्स जब इकट्ठा होकर नई कोई चट्टान बनाते हैं तो उसे हम लोग मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान जो है वो कहते हैं. इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. देखिए, हमारी अर्थ जो है वो 7 प्लेट्स से मिलकर के बनी है. और जब ये 7 प्लेट बनी तो उससे पहले पूरे अर्थ पे जितना भी लैंड है वो 2 पोर्शन में डिवाइड था, गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड. तो जो गोंडवाना लैंड है उसके प्रवाह की वजह से और उसकी टूटने की वजह से क्या बना है? पेनिनसुलर प्लेटू बना है. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि ब्लैक सॉइल एरिया को क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप बोलते हैं. अब इसकी लोकेशन हम लोग देख लें. दक्कन ट्रैप की लोकेशन है ये महाराष्ट्र रीजन. ये पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल रीजन है. ठीक है. तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप. दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू. इसके 2 पार्ट हैं. फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है पेनिनसुलर सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू. अब फर्स्ट हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स की लोकेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें. The part of peninsular plateau laying to the north of the Narmada river, covering a major area of Malwa plateau, is known as Central Highlands. अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नर्मदा की लोकेशन कहाँ है. तो नर्मदा रिवर की लोकेशन अगर हमें देखनी है तो हम लोग इस मैप के थ्रू समझते हैं. यहाँ से नर्मदा जो है वो जाती है. ठीक है. ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये नर्मदा रिवर है. तो इससे नॉर्थ वाला जितना भी पोर्शन है, इसके नॉर्थ वाला जो भी पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? ये पोर्शन आपका हो जाएगा सेंट्रल हाईलैंड्स. इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो कहेंगे. ये आपका सेंट्रल हाईलैंड. The eastward extension of this plateau are locally known as Bundelkhand and Bagelkhand.
इसके ईस्टर्न पोर्शन में दो प्लेटू हैं, उन प्लेटूज़ को बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की लोकेशन हम लोग देख लें। यहाँ पर ये है अपना बुंदेलखंड और इस जगह पर है बघेलखंड। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, बघेलखंड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड इसके ईस्टर्न बाउंड्री पर हैं। दूसरा है हमारा पोर्शन डेक्कन प्लेटू। इट इज़ ए ट्रायंगुलर लैंडमास that lies to the south of the नर्मदा रिवर। ये जो नर्मदा रिवर है इसके साउथ का जो भी ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ पोर्शन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेक्कन ट्रैप। ये पूरा का पूरा क्या है, डेक्कन प्लेटू रीजन है, और इसी डेक्कन प्लेटू में डेक्कन ट्रैप भी है। ये हमारा डेक्कन प्लेटू रीजन हो गया। An extension of the plateau is also visible in the northeast, which is known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills। आपको ये तीनों जो है वो मेघालय में मिलेंगे। मेघालय, कार्बी एंगलोंग एंड नॉर्थ कचार हिल्स की लोकेशन आपको यहाँ मिलेगी, ये रहा मेघालय, और यहीं पर नॉर्थ कचार हिल्स और कार्बी एंगलोंग प्लेटू जो है वो मिल जाएगा। तो इसी प्लेटू का दूसरा हिस्सा जो है, पहला हिस्सा तो यहाँ पर ये है हमारा, ये फर्स्ट पोर्शन डेक्कन प्लेटू का, और डेक्कन प्लेटू का दूसरा पोर्शन है यहाँ पर। तो डेक्कन प्लेटू दो पोर्शन से मिलकर के बना है। पहला है आपका साउथ इंडिया ट्रायंगुलर शेप वाला पोर्शन, और उसके बाद मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कचार हिल्स वाले हिस्से। An extension of the plateau is also visible in the northeast, which is known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. The Western Ghat and Eastern Ghat mark the western and eastern edges of Deccan Plateau respectively. इस डेक्कन प्लेटू की बाउंड्री बनाने का काम करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक हैं ये हम लोग देख लें। ये हैं वेस्टर्न घाट्स, और ये आपके कौन से हो जाएंगे, ईस्टर्न घाट। ये दो पोर्शन है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, और यहाँ तक आपका प्लेटू है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो हैं ये आ गए। तो नॉर्मली आपको अगर पेनिनसुलर प्लेटू की बात की जाए तो दो चीज़ें ध्यान रखनी हैं कि इसके दो डिवीज़न हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, और डेक्कन प्लेटू नर्मदा रिवर के साउथ में ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, उसका एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में है जहाँ पर मेघालय स्थित है, और उसके पास में कार्बी एंगलोंग और नॉर्थ कछार हिल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट की बाउंड्री जो है, जो डेक्कन प्लेटू की बाउंड्री जो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हैं वो मिलके बनाते हैं। अब हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को स्टडी कर लें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू दी वेस्टर्न कोस्ट। अब यहाँ पर देखें, ये आपका वेस्टर्न घाट है, और अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये रहा वेस्टर्न कोस्ट। तो इस वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल जो है आपका वेस्टर्न घाट इस ब्लैक कलर में मिल जाएगा। ठीक है, एंड दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। यहाँ पर पासेस के थ्रू ही हम लोग क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि माउंटेन रेंज की तरह कंटिन्यूस है। जैसे हिमालयन माउंटेन में ग्रेट हिमालय हमने देखा था, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कश्मीर से स्टार्ट होकर के कहाँ पहुँच रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक वैसे ही ये भी एक कंटिन्यूस रेंज है। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर
इसकी हाइट कितनी है, 900 से 1600 मीटर है। एंड अनाईमुदी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज़ अनाईमुदी। अपने मैप वर्क में ये ज़रूर देखिए, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट अनाईमुदी। अनाईमुदी की लोकेशन यहाँ पर मिलेगी, आप अपनी एटलस में इसको ज़रूर देखिए, यहाँ पर अनाईमुदी जो है वो मिल जाएगी। ये जो डॉट हैं यहाँ पर अनाईमुदी मिलेगी, देखिएगा। देन ईस्टर्न घाट की बात करें, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, महानदी वैली मिलेगी, ये वाले पोर्शन में महानदी, और ये कहाँ तक पहुँचती हैं, महानदी वैली से नीलगिरी माउंटेन तक। और नीलगिरी माउंटेन हमें यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों को ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट, दे आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। ये डिसकंटिन्यूस रेंज हैं। दे कैन बी डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। रिवर्स ने क्या कर दिया है, इसको जगह जगह से काट दिया है। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 600 मीटर्स एंड महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक। महेंद्रगिरी यहाँ की क्या है, हाईएस्ट पीक है, जो ओडिशा स्टेट में है। और हाइट कितनी है, 1501 मीटर। यहाँ पर महेंद्रगिरी की लोकेशन भी देख लेते हैं, यहाँ महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट एंड अनाईमुदी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, अनाईमुदी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ओके, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा फिजिकल फीचर्स में, द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। तो फर्स्ट हम लोग अरावली हिल्स की लोकेशन देख लें। अरावली हिल्स की लोकेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके, राजस्थान में। तो अरावली हिल्स की वेस्टर्न मार्जिन में आपको क्या मिलेगा, इंडियन डेजर्ट मिलेगा। तो इंडियन डेजर्ट की लोकेशन को हम लोग आसानी से बता सकते हैं, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, आपका अरावली इंडियन डेजर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ ए सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड डून्स। यहाँ पर सैंड डून्स ज़्यादा मिलते हैं, बड़े बड़े रेत के टीले दिखाई देंगे। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm, यानी कि 15 सेंटीमीटर से भी कम जो है एक साल में यहाँ पर रेनफॉल मिलती है। इट हैज़ ए ड्राई क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। अब डेजर्ट रीजन है, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर बारिश जो है वो कम है, और बारिश कम होने की वजह से वेजिटेशन जो है वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं। नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन इज़ ए फ्लैट लो लेइंग पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द ओशियन। ठीक है, अब इनकी लोकेशन हम लोग देख लें। हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट देखे थे। सबसे पहले मैं इसको लोकेट कर देता हूँ, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को। यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट और ओशियन के बीच में आपको क्या मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। ओके, ये हमारे क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, वेस्टर्न घाट। ये जो ब्लैक लाइन है ये है वेस्टर्न घाट और ये है ओशियन। तो वेस्टर्न घाट और ओशियन के बीच वाला जो एरिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट इज़ ए नैरो प्लेन ऑफ
narrow plain and consist of 3 sections is mentioned below. The northern part of the coast is called कोक्कन. मुंबई टू गोवा, मुंबई टू गोवा के बीच का जो एरिया है, जो कोस्टल प्लेन है, उसे क्या कहेंगे? कोक्कन कोस्ट. ये वाला रीजन देखिए, यहाँ पर हमारा मुंबई है और यहाँ से लगा करके गोवा तक, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? कोक्कन कोस्ट. उसके बाद द सेंट्रल स्ट्रेच इज़ कॉल्ड कन्नड़ प्लेन. कन्नड़ प्लेन यानी कर्नाटका स्टेट का जो कोस्टल प्लेन है वो सारा का सारा कन्नड़ प्लेन हो जाएगा. और कन्नड़ प्लेन के साउथ में यहाँ तक ये पूरा पोर्शन क्या है? मलाबार कोस्ट. तो 3 हमें ध्यान रखना है. फर्स्ट क्या है? कोक्कन कोस्ट. सेकंड क्या है? कन्नड़ कोस्ट. एंड थर्ड मलाबार कोस्ट. वेस्टर्न प्लेन्स जो हैं उनके 3 पोर्शंस हैं. फर्स्ट पोर्शन मुंबई टू गोवा इज़ कॉल्ड कोक्कन कोस्ट. देन कर्नाटक कोस्टल प्लेन इज़ नोन एज कन्नड़ कोस्ट एंड the coastal plains of Kerala is known as Malabar coast. Next देख लें, Eastern coastal plain. The eastern coastal plain is wide stretch of the landmass laying between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. अब यहाँ देख लीजिए, ये है ईस्टर्न घाट और ये है बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो हमारा प्लेन रीजन है, जो लैंड मास है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ईस्टर्न प्लेन्स. इन द नदर्न पार्ट इज़ रेफर टू एज नदर्न सरकार. ओके, तो इन प्लेन्स का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसे कहेंगे नदर्न सरकार. और देन नेक्स्ट साउथ वाला पोर्शन जो उसे कहेंगे कोरोमंडल कोस्ट. तो यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ से लगा करके यहाँ तक का रीजन क्या कहा जाएगा? नदर्न सरकार. नदर्न सरकार. और यहाँ से लगा करके ये पूरा तमिलनाडु कोस्ट क्या कहा जाएगा? कोरोमंडल कोस्ट. ओके. Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta in the coast. तो इस कोस्ट के ऊपर कौन कौन सी रिवर्स अपना डेल्टा बनाती हैं? महानदी, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर जो है अपना डेल्टा बनाती. चिल्का इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट. चिल्का एक लेक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है. तो सबसे पहले हम लोग देख लें चिल्का लेक. तो चिल्का लेक है यहाँ पर, देखिए. ओके, इसमें कुछ दिक्कत है. चिल्का लेक आप फाइंड आउट करिएगा ओडिशा कोस्टल एरिया पर. अपने एटलस निकालिए और ओडिशा कोस्ट पर चिल्का लेक को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर आपको चिल्का लेक जो है वो मिल जाएगी. नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारा जो है वो है द आइलैंड्स. एन आइलैंड इज़ ए पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड डेट इज़ सराउंडेड बाय वाटर. आइलैंड जो है वो चारों तरफ से क्या होता है? पानी से घिरा हुआ एक भूक्षेत्र होता है. हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप हैं. फर्स्ट है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड विच आर अर्लियर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकोय एंड अमिनी. तो फर्स्ट हम लोकेशन देख लें. ये हमारे जो पोर्शन है ये वाला, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है. और सेकेंड आइलैंड ग्रुप है द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ. ठीक है, तो हम पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड को देख लें. ये वाला पोर्शन ये है अंडमान और ये है निकोबार आइलैंड ग्रुप.
आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, यानी कि समुद्री पहाड़ियाँ जो हैं उनसे उनके जो टॉप हैं उनसे ये आपके आइलैंड्स जो हैं वो बने हुए हैं। दिस आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हम लोग इंडियन ओशन में जितनी भी कंडीशंस बनती हैं उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं इन आइलैंड्स की वजह से। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में हमें फ्लोरा और फोना मिलता है। एंड दिस आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट कवर। अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। जहाँ पर हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर हमेशा वेजिटेशन कवर भी जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोरा और फोना जो है बहुत ज़्यादा हैं और फॉरेस्ट कवर भी आपको थिक मिलेगा। अब ये जितने भी हमने आइलैंड्स देखे हैं और जितने भी इसके पहले फिजियोग्राफिक फीचर्स देखे उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग उसको स्टडी कर लें। द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। ओके, माउंटेन से हमें क्या मिलती हैं? मेन हमारी रिवर्स जो माउंटेन से होकर के आती है, तो इसलिए वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती हैं और फॉरेस्ट कवर जो है हम लोगों को अवेलेबल होता है। द नदर्न माउंटेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। नदर्न प्लेन्स की बात करें, द नदर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। हमारी जितनी भी अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो भी रिवर्स के किनारे हुई है और जो प्लेन एरिया है यहाँ पर हुई है। तो जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप होती हैं वो रिवर्स के कोस्टल एरिया में ही होती हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दीज आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। द प्लेटू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। हमारा जो प्लेटू रीजन है उस प्लेटू में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिए, अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को हमारे पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए और रॉ मटेरियल हमें कौन अवेलेबल करवा रहा है? प्लेटू रीजन करवा रहा है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। जितना भी कोस्ट है उसमें हम लोग पोर्ट डेवलप करते हैं, तो ये हमें दूसरे देशों के साथ में कनेक्टिविटी देते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो फिशिंग जो है वो भी हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक लार्ज कोस्टल बाउंड्री जो है वो अवेलेबल है। तो आप सभी इन सारे फिज़िकल फीचर्स को कंप्लीट कीजिए, इनके नोट्स रेडी कीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेंड करूँगा, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, देन हम लोग अब सिविक्स पोर्शन जो है अगली बार से, अगली क्लास से शुरू करेंगे।